नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा अपने करीबी सहयोगी सेबेस्टियन लेकोर्नु को नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने के एक दिन बाद ही बड़े पैमाने पर दंगे और विरोध प्रदर्शन भड़क गए। 39 वर्षीय लेकोर्नु 2 साल से भी कम समय में फ्रांस के 5वें प्रधानमंत्री बने हैं। उनकी नियुक्ति के तुरंत बाद पेरिस में सब कुछ रोको आंदोलन के तहत सड़कों पर भारी प्रदर्शन हुए, जिनमें एक बस और कचरे में आग लगा दी गई। गृह मंत्रालय ने बताया कि कम से कम 200 लोग गिरफ्तार किए गए और रेलवे की बिजली लाइन को नुकसान पहुंचा। स्थिति संभालने के लिए पूरे फ्रांस में लगभग 80,000 सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, जिसमें से 6,000 पेरिस में हैं। प्रदर्शनकारियों ने मैक्रोन से इस्तीफे की मांग तेज कर दी और उनके फैसले को मुंह पर तमाचा बताया। पिछले वर्षों में भी पेंशन सुधार, किसान आंदोलन और पुलिस मुठभेड़ जैसी घटनाओं को लेकर देशव्यापी अशांति फैल चुकी है। हालांकि मैक्रोन ने साफ कर दिया है कि वे इस्तीफा नहीं देंगे और विपक्ष को सत्तालोभी करार दिया। नेपाल में फैली हिंसा और अराजकता पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने चेतावनी दी है कि भारत को भी इससे सबक लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की चिंगारी भारत को भी संकट में डाल सकती है। राउत ने सोशल मीडिया पर नेपाल के वित्त मंत्री पर हमले का वीडियो शेयर कर पीएम मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण को टैग करते हुए लिखा कि यह कहीं भी हो सकता है, सावधान रहें। उन्होंने कहा कि नेपाल का संकट भ्रष्टाचार और नेताओं के परिवारों की विदेशों में ऐशो आराम से पैदा हुआ है और भारत की स्थिति भी चिंताजनक है। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने संपादकीय में लिखा कि नेपाल की आग बेरोजगारी से भड़की है और भारत में भी 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन पर निर्भर हैं। उधर भारत ने नेपाल की स्थिति पर चिंता जताई है। सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने को कहा गया है। नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद देश राजनीतिक अनिश्चितता में फंस गया है। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शनों ने तब जोर पकड़ा जब सरकार ने फेसबुक, एक्स और यूट्यूब जैसी साइट्स पर पाबंदी लगा दी। जल्द ही आंदोलन हिंसक हो गया। संसद, राष्ट्रपति भवन और सरकारी दफ्तरों में आगजनी हुई और कई नेताओं पर हमले हुए। अब तक कम से कम 21 लोगों की मौत हो चुकी है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने ओली का इस्तीफा स्वीकार कर उन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया है, लेकिन उनका ठिकाना साफ नहीं है। सेना ने कर्फ्यू लगा दिया और कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। प्रदर्शनकारियों ने संविधान में बड़े बदलाव और नई सरकार की मांग की। काठमांडू के मेयर बलेंद्र शाह और पूर्व पत्रकार रवि लामिछाने जैसे नेता युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। अब सवाल है कि नेपाल संवैधानिक प्रक्रिया से आगे बढ़ेगा या अंतरिम सरकार और नए चुनाव की राह चुनेगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू और अन्य शहरों में जेन ज़ी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। उनकी मुख्य मांग है कि संविधान को पूरी तरह से फिर से लिखा जाए या उसमें बड़े बदलाव किए जाएं और पिछले 30 वर्षों में नेताओं द्वारा कथित रूप से हड़पी गई संपत्तियों की जांच हो। मंगलवार को हिंसा के दौरान संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट में आगजनी हुई। कई पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों पर हमले हुए और मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनल की पत्नी को जिंदा जला दिया गया। हालात बिगड़ने पर सेना ने देश भर में कर्फ्यू और निषेधाज्ञा लागू कर दी है। सेना ने कहा कि अराजक तत्व प्रदर्शनों में घुसकर लूटपाट, आगजनी और हमले कर रहे हैं, जिन पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रदर्शनकारियों ने प्रतिनिधि सभा भंग करने, अंतरिम सरकार बनाने, नए चुनाव कराने और शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायपालिका व सुरक्षा जैसे संस्थानों में सुधार की मांग रखी है। यह आंदोलन नेपाल में बड़े बदलाव की मांग का प्रतीक बन गया है। नेपाल में जारी हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में हाई अलर्ट घोषित किया है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने 24 घंटे निगरानी, अतिरिक्त गश्त और पुलिस बल की तैनाती के आदेश दिए हैं। नेपाल में फंसे भारतीयों की मदद के लिए लखनऊ में विशेष नियंत्रण कक्ष और 3 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। नेपाल के कई शहरों में कर्फ्यू लगा है और काठमांडू एयरपोर्ट बंद होने से भारत की एयरलाइनों ने उड़ानें रोक दी हैं। यूपी पुलिस ने सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी है, हालांकि सीमा सील नहीं की गई है। राहुल गांधी ने रायबरेली दौरे में भाजपा और चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला। उन्होंने नारा दिया, वोट चोर गद्दी छोड़, और कहा कि यह पूरे देश में साबित हो चुका है। राहुल ने चुनाव आयोग को तानाशाह बताते हुए आरोप लगाया कि आयोग वोट चोरी रोकने की बजाय भाजपा की मदद कर रहा है।
रायबरेली पहुंचने से पहले उनके काफिले को योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और समर्थकों ने रोक लिया था, जिससे धक्का मुक्की और विवाद हुआ। बाद में राहुल ने प्रजापति समाज सम्मेलन में कहा कि भाजपा और आरएसएस ओबीसी, दलित और आदिवासियों को दबाकर सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। उन्होंने जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण की वकालत की और कांग्रेस की पुरानी गलतियों को भी स्वीकार किया। राहुल ने कहा कि बिहार से लेकर महाराष्ट्र और हरियाणा तक वोट चोरी के सबूत सामने आए हैं और कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे बूथ स्तर पर जांच करें। चुनाव आयोग ने उनके आरोपों को बेबुनियाद बताया है। यह दौरा 2027 यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी माना जा रहा है, जिससे रायबरेली एक बार फिर सियासी रणभूमि बन गई है। दिल्ली दंगों के अभियुक्त उमर खालिद को हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलेंद्र कौर की बेंच ने 2 सितंबर को उमर खालिद समेत शर्जील इमाम और 8 अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी। इनमें गुलफिशा फातिमा, अतहर खान, अब्दुल खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफाउर रहमान, मिरान हैदर और शादाब अहमद भी शामिल हैं। साल 2020 में हुए दिल्ली दंगों से जुड़े इस मामले में कुल 20 लोग आरोपी बनाए गए थे। इनमें से 12 आरोपी अभी जेल में हैं, जबकि 6 जमानत पर बाहर हैं और 2 को फरार घोषित किया जा चुका है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से यह तय होगा कि उमर खालिद को जमानत मिलती है या नहीं। रिलायंस के वंतारा चिड़ियाघर पर लगे आरोपों की जांच सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी कर रही है। एसआईटी ने मैनेजमेंट से करीब 200 सवालों के जवाब मांगे हैं, जिनमें पैसों का लेन देन, जानवरों की खरीद बिक्री, विदेशों से लाए गए वन्य जीवों के नियम, मेडिकल सुविधाएं और सू एक्ट का पालन शामिल है। टीम ने हाल ही में 3 दिन तक वंतारा का निरीक्षण किया और वित्तीय व कानूनी दस्तावेजों की जाँच की। एसआईटी में पूर्व जज जे चेलमेश्वर, पूर्व हाईकोर्ट चीफ जस्टिस, मुंबई पुलिस कमिश्नर और कस्टम अधिकारी भी शामिल हैं। जांच में मदद के लिए सीबीआई, ईडी, डीआरआई, डब्ल्यूसीसीपी समेत 16 एजेंसियां भी जोड़ी गई हैं। इस बीच वंतारा ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करता है और पारदर्शिता व कानून के पालन के साथ पूरी तरह सहयोग करेगा। वंतारा विवाद तब और बढ़ा जब महाराष्ट्र में हथिनी महादेवी को लेकर विरोध शुरू हुआ और लोगों ने जियो का नंबर पोर्ट कर आंदोलन किया। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि विपक्ष समर्थित उम्मीदवार रिटायर्ड जस्टिस पी सुदर्शन रेड्डी को सिर्फ 300 वोट हासिल हुए। कुल 767 सांसदों में से 752 वोट वैध पाए गए और 15 वोट अमान्य रहे। विवाद तब शुरू हुआ जब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इंडिया गठबंधन के कुछ मित्र सांसदों को धन्यवाद दिया। इस बयान से विपक्ष में हड़कंप मच गया और क्रॉस वोटिंग की अटकलें तेज हो गईं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि यदि क्रॉस वोटिंग हुई है तो इसकी गहन जांच होनी चाहिए। वहीं बीजेपी नेता पीएल संतोष ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि गठबंधन को उनकी संख्या से 15 वोट कम मिले, यानी अपील का असर दिखा। अब विपक्ष जांच की मांग कर रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इसे विपक्ष की आंतरिक कलह बता रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता में कोई मुश्किल नहीं आएगी। इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को कहा कि दोनों देशों की टीमें एक ऐसे समझौते को अंतरिम रूप देने की कोशिश कर रही हैं, जो साझेदारी की संभावना को उजागर करेगा। हाल ही में ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ 50% कर दिया था, जिससे रिश्तों में तनाव बढ़ा। हालांकि 4 दिनों में मोदी और ट्रंप के बीच यह दूसरी सकारात्मक बातचीत रही। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वह मोदी से जल्द बात करने के इच्छुक है और वार्ता सफल होगी। मोदी ने भारत और अमेरिका को घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार बताते हुए कहा कि दोनों देश मिलकर उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करेंगे। वहीं फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप ने यूरोपीय संघ से भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगाने की मांग की है, ताकि रूस पर दबाव बढ़ाया जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से अपील की है कि वह चीन और भारत पर 100% तक टैरिफ लगाए। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि यह कदम रूस पर दबाव बढ़ाने और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए मजबूर करने की रणनीति का हिस्सा है। यह मांग मंगलवार को अमेरिका और यूरोपीय संघ के अधिकारियों की बैठक में रखी गई, जिसका खुलासा फाइनेंशियल टाइम्स ने सबसे पहले किया। इस बीच अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए यूरोप का मजबूत समर्थन जरूरी है। ट्रंप ने पत्रकारों को बताया कि वह जल्द ही पुतिन से फोन पर बात करने वाले हैं
उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि भारत और अमेरिका व्यापारिक रुकावटें दूर करने के लिए चर्चा कर रहे हैं और वह आने वाले हफ्तों में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी के प्रमुख वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू पर किसानों को यूरिया की कमी से जूझने देने और 200 से 250 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। जगन ने कहा कि उर्वरक की कृत्रिम कमी काला बाजार में सप्लाई के कारण हो रही है और इसमें नायडू सरकार की संलिप्तता है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह अवैध कमाई नेताओं तक बांटी जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जगन ने दावा किया कि उनकी पार्टी के नेताओं को पुलिस ने धमकी दी कि अगर वे विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए तो उन पर केस दर्ज होगा। उन्होंने कहा कि किसानों को उचित समर्थन मूल्य नहीं मिलने से वे आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि नायडू प्रशासन पीपीपी मॉडल के नाम पर सरकारी संपत्तियों और मेडिकल कॉलेजों को सस्ते दामों पर बेच रहा है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.